अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 22 सितंबर को एक बहुत ही अहम इजलास होने जा रहा है मोहसिन नकवी की सदारत में, जहां कुछ अहम फैसले भी किए जाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर, और बात की जाएगी पाकिस्तानी टीम की कप्तानी के हवाले से भी। शायद तीनों फॉर्मेट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया जा सकता है। शान मसूद की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, बीइंग अ कैप्टन या उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देखें तो वो अप टू द मार्क नहीं रही हैं, जिसको लेकर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बहस और तबसरे इस वक्त जारी हैं। जब से पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज़ हारी है बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर, तो उसके बाद से पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अवाम की और जितने भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उनकी तनकीद की ज़द में हमें दिखाई दे रहा है, जिसके नतीजे में अब ये देखने में आ रहा है कि कुछ अहम फैसलों की उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कुछ अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम आगे चलकर भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी अंडर स्क्रूटनी, कौमी टीम का कप्तान बदलने की तैयारियां। माहिर तिब से जानिए नज़ला जुकाम के इलाज में आसान घरेलू टोटके। हॉकी में पाकिस्तान का जबरदस्त कमबैक, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 2 गोल करने वाले हन्नान शाहिद भी होंगे शो का हिस्सा। और आपकी मुलाकात कराएंगे मुल्की समंदरी सरहदों की हिफाजत और दिफा पर मामूर पाक बहरिया के जवानों से। आज शो के आगाज़ में ही आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करने हम जा रहे हैं। कल भी हमने इस पर बात की थी। हम बात कर रहे हैं एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के सनसनीखेज मैच के मनाज़िर न्यूज़ स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीन के शहर हल्मब्यूर में खेला गया मैच बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला था, जहां पाकिस्तान ने चौथे क्वार्टर में जनूबी कोरिया के खिलाफ 2 शानदार गोल किए, लेकिन मैच के अख्ताम से सिर्फ 9 सेकंड्स पहले जनूबी कोरिया ने 1 गोल करके मैच को 2-2 गोल से बराबर कर दिया। आज हम खास तौर पर जिक्र करेंगे पाकिस्तान के शानदार खिलाड़ी हन्नान शाहिद का, जिन्होंने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है। मैच का जोशो खरोश और हन्नान के दोनों गोल्स पाकिस्तान टीम के लिए एक यादगार लम्हा थे। आज के शो में हम इस शानदार मैच पर तबसरा करेंगे और हन्नान शाहिद से खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान होने वाले इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने ज़बरदस्त कमबैक किया और हन्नान शाहिद ने मैच में 2 शानदार गोल्स किए। इस वक्त टीम का मोराल काफ़ी बुलंद है और अगला मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ होने जा रहा है। इससे कल भी हमने आपको अपडेट किया था, मलेशिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच था वो भी 2-2 गोल से बराबर हो गया था। तो पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, जो पिछले बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि तनकीद की जद में भी है, मुश्किलात में भी घिरी हुई हमें दिखाई देती है कि हॉकी पर उस तरह से काम नहीं किया जाता जिस तरह से हमारा नेशनल खेल है और उस पर काम होना चाहिए। आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे हन्नान शाहिद और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सनसनीखेज मैच के लम्हात उनके लिए कैसे थे, आगे के लिए मैचेस की उनकी क्या तैयारियां हैं। हन्नान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे शो पे आज मदऊ किया और ये मैं समझता हूँ ये तमाम कौम की दुआएं हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम इस तरह परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जैसे चौथे क्वार्टर में हमने देखा, आपके ज़हन में उस वक्त क्या चल रहा था, क्योंकि उसी टाइम में आपने 2 अहम गोल्स किए हैं। आपको यकीन था कि ये कमबैक किसी तरह से हो सकेगा, क्योंकि मुश्किल होता है, फिर प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है? जी फ्रॉम द स्टार्ट आई गेस हमारी टीम ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लाइक हम पिछले जो 3 क्वार्टर्स चल रहे थे उसके अंदर हमारा जो सा बॉल पोजेशन था या शूट्स ऑन टारगेट थी या सर्कल पेनिट्रेशन थी वो एज कम्पेयर टू कोरिया ज्यादा थी। हम ओवरऑल पूरी गेम को डोमिनेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा गोल नहीं, हमें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, हम गोल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर ऑब्वियसली टीम पे आता है। क्योंकि अगर आप तमाम चीजें बिल्कुल ठीक कर रहे हो और लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में ना आ रहा हो और आप 1-0 हार रहे हो तो प्रेशर ऑब्वियसली होता है। लेकिन हमारा यही टीम मीटिंग थी, हमारा यही टीम की प्लानिंग थी कि हमें रिजल्ट जो मर्जी हो हमारे हाथ में कोशिश होती है और हमें अपने प्लान और अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने वही फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो मैच के अंदर कमबैक किया। ठीक है, अच्छा हन्नान, मलेशिया के मैच में भी हमने देखा कि यही हुआ, 2-2 गोल से मैच बराबर हो गया।
जी, इसी तरह ही है मलेशिया का मैच, इससे थोड़ा सा ऑपोजिट है कि उसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर लीड ली थी 2-0 की, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस लीड को एंड तक संभाल नहीं सके। हमारा जो सा बेसिक एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम कार्ड्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं मैच के अंदर, जो कि हमें दोनों मैच के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उसकी वजह से। अगर हम अपने नेक्स्ट मैचेस में कार्ड को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो मैं बहुत एक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम अगला मैच इंशाल्लाह जीतेगी। इंशाल्लाह हम भी ये उम्मीद करते हैं। और अगला मैच आपका जापान के साथ होने जा रहा है। अच्छा, मैच के इख्तिताम में अनफॉर्चुनेटली फिर ये हो गया कि 9 सेकंड्स बाकी थे, बड़ा ही कम वक्त था, तो जनूबी कोरिया ने गोल करके मैच को बराबर कर दिया। उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया होगा। जी ऑब्वियसली, अगर आप आई गेस 30 सेकंड रह गए थे जब हम 2-1 की लीड से जीत रहे थे, फिर गेम दोबारा स्टार्ट हुआ और जब उन्होंने गोल किया सिर्फ 9 सेकंड क्लॉक पे रह गए थे, तो उस वक्त ऑब्वियसली बंदे को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है। हॉकी एक ऐसी स्पोर्ट्स है, इसे वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट आउटडोर स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो ये हॉकी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर हम 1 मिनट में 2 गोल कर सकते हैं तो हम अगली टीम से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी हमें गोल कर दें। लेकिन उसका जो उनसा मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हमें उस टाइम पे भी 2 कार्ड हो गए थे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर अपनी डिफेंस नहीं कर सके और हमें गोल एक कंसीड हो गया। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कुछ मैचेस में हमने देखा बहुत बेहतरी आई है। आप इस बेहतरी को किस चीज़ का नतीजा समझते हैं? क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है? क्या एक मैकेनिज्म बनाया गया है? टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो उनसे मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के और राणा मसूद साहब को, कि उन्होंने जो उनसे खुद इस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी शो की और पाकिस्तान हॉकी टीम को उन्होंने हर तरह की जो सपोर्ट चाहिए थी वो उन्होंने दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट उनसे आने स्टार्ट हो गए। ये स्टार्ट हुआ था सुल्तान अजलान शाह से आज से 4 महीने पहले, जिसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें टोटल सपोर्ट किया और फिर हमारे जो उनसे रिजल्ट थे वो आने स्टार्ट हो गए। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट और जिस तरह आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान हॉकी को इस टाइम सपोर्ट कर रही है, अगर इसी तरह ही सपोर्ट करती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा जो उनसे वापस आ सकती है। सिर्फ हमें एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है। अगर इसी तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के बाकी मौजूद अदारे हैं वो पाकिस्तान हॉकी को इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो पाकिस्तान हॉकी इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करता रहेगा। इंशाल्लाह, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से हनान, आपको नहीं लगा कि हमने हॉकी को बिल्कुल ही एक तरफ रख दिया था, हॉकी पर फोकस नहीं किया जा रहा था और फिर हमने उसका नुकसान भी उठाया है कि हमारा नेशनल ये स्पोर्ट है और उसमें हम लोग कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जो इस वक्त हो रही है चाइना में, वो आप लोग यकीनी तौर पर जीत के आए। लेकिन वो जो एक गैप आ गया पाकिस्तान हॉकी में, आपको लगता है कि वो अब इतनी जल्दी फिल हो सकेगा? जी, लाइक ये बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं चीजें, क्योंकि हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा डिक्लाइन की तरफ चलेगी। बेसिकली ये हॉकी का जो सा नीचे गई थी उसकी एक मेन रीजन थी, वो थी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स। जब डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद हो गई तो पाकिस्तान हॉकी टीम के बहुत ज्यादा जो उस टाइम करंट प्लेयर्स थे, जो ओलंपिक्स खेले हुए थे या जो वर्ल्ड कप खेले हुए थे, करंट नेशनल टीम हॉकी प्लेयर थे जिनके 100+ मैचेस थे, उन सबको वो सब जॉबलेस हो गए। जब वो जॉबलेस हो गए तो यंगस्टर क्यों हॉकी स्टार्ट करेगा या कोई और स्पोर्ट्स स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब उसको डिपार्टमेंटल जॉब ही नहीं मिलेगी। तो ये मेन एक रीजन था जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान हॉकी बल्कि जितनी भी बाकी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो भी डिक्लाइन की तरफ आई थी। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने प्रॉमिस किया कि वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को जल्दी बहाल करेंगे। अगर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जल्दी बहाल होगी तो ना कि सिर्फ हॉकी और जो बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो भी तरक्की की तरफ जाएंगी। अच्छा, हमने देखा माजी में भी बहुत से हमारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि फिर इन तमाम सिचुएशन से नाराज़ होकर या कहने दिल बर्दाश्ता होकर फिर वो मुल्क छोड़कर भी बाहर जाना शुरू हो गए। हमने देखा दूसरी टीम्स को ज्वाइन करना शुरू हो गए, उससे भी पाकिस्तानी टीम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक प्लेयर ने पहले अपना घर चलाना होता है, उसकी पूरी अपनी फैमिली होती है जिसको उसने रन डाउन करना होता है। तो जब पाकिस्तान प्लेयर्स माशाल्लाह इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि उनको पूरी दुनिया से जो टॉप लीग में उनकी तरफ से ऑफर होती है और वो उनको बुलाना चाहती हैं पाकिस्तान प्लेयर्स को। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान में उनको जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा फैसिलिटेट नहीं करेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको, तो ऑब्वियसली उनको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी फैमिली को बचाने के लिए और वो फिर फॉरेन लीग्स खेलते हैं, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान हॉकी टीम सफर करती है।
तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एक जरूरी चीज है कि पाकिस्तान हॉकी के एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए 3 से 4 साल की, जिसके अंदर कोई चेंजेस ना हो जाए। और पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है, स्पेशली हॉकी की बात करें हम, नेशनल स्पोर्ट्स है, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए और डिपार्टमेंटल जॉब्स भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी और एक 3 से 4 साल का प्रॉपर प्लान मिलेगा, तो पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स भी खेलेगी, वर्ल्ड कप भी खेलेगी। जितने टॉप इवेंट्स है पाकिस्तान जो लास्ट कुछ सालों में नहीं पार्टिसिपेट कर सका, उन तमाम में क्वालिफाई करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है। अच्छा हनान, अगला मैच जो अब है पाकिस्तानी टीम का, वो कल जापान के खिलाफ है। तैयारी आप किस तरह की देख रहे हैं? कैसी तैयारी की जा रही है? जो आपने दिखाया कि ऑन फील्ड आप लोगों को जो मसाइल आ रहे हैं उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम जापान के खिलाफ अब बेहतर कारकर्दगी दिखा पाएगी और ये मैच जीतना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम इंशाल्लाह ताला अगर हम नेक्स्ट मैच जीतेंगे तो हम बहुत क्लोज हो जाएंगे अपने सेमीफाइनल टीम के लिए। लेकिन बात यही है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो सी गलतियां हमारी इन 2 लास्ट मैचेस में हुई हैं वो ना हुए। और अगर वो हम नहीं करेंगे और अगर हम उनसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा। लेकिन आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। तो उस दिन हमें अपने पूरा 100% देना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगर हम अपना 100% देंगे तो रिजल्ट इंशाल्लाह हमारे हाथ में आए। ठीक है। अच्छा, आप अभी किस तरह से देख रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं टीम की जीत में बड़ा किरदार अदा कर सकती है आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है। एक हम देखते हैं टीम तो एक यूनिट बनकर खेलती है, लेकिन जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, आप जिस तरह से परफॉर्म करते हमें दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है आपकी अपनी इनफरादी कारकर्दगी भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर पाएगी? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं सका, जरा रिपीट कीजिए। जी हनान, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इंडिविजुअल जो परफॉर्म आपने किया है, जिस तरह से आपने 2 गोल किए हैं, नेक्स्ट मैचेस में आप किस तरह से देख रहे हैं? ऑब्वियसली टीम एक यूनिट बनकर तो खेलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो फतह दिलाने में फिर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा है? जी, ये बेसिकली एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है, ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं, आपको पता है। लेकिन ये होता है कि जो फाइनल टच है या जो फाइनल है वो एक प्लेयर ने करना होता है। तो मैं ये तमाम क्रेडिट जो सा पूरी टीम को अपनी देता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये एक इंडिविजुअल की एफर्ट नहीं होती, ये कलेक्टिव टीम एफर्ट होती है। और इंशाल्लाह ताला अगर हम इस तरह एज अ टीम परफॉर्म करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट हमारे हाथ में आएंगे। और ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि एक एज अ सिंगल इंडिविजुअल की वजह से ये रिजल्ट है, ये कलेक्टिव टीम एफर्ट है। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह एज ए टीम एज ए यूनिट काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह रिजल्ट हमारे हाथ में आएंगे। ठीक है। अच्छा हनान, अभी 14 सितंबर को रिवायती हरीफ भारत से भी पाकिस्तानी टीम का मैच होने जा रहा है। उसके लिए कोई खास तैयारी, कोई खास प्लानिंग, खास हिकमत अमली उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं जैसे ही पाकिस्तानी टीम मलेशिया से 2 गोल वाला मैच हमारा बराबर हुआ है, कल हमने देखा जो मैच बराबर हुआ है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तबसरे हो रहे हैं। एक बहुत लंबे अरसे बाद हमने देखा कि हॉकी डिस्कस हो रही है, हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो इंडिया का जो मैच है वो उस पर खासी नजर होगी तमाम लोगों की। जी, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया इस टाइम ओलंपिक पोडियम में उन्होंने फिनिश किया था, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। तो इंडिया को एक एज होगा, इंडिया की टीम काफी ज्यादा सीनियर है और उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उस मैच की जो सी पेस है और जो उसका मजा है वो एक अलग ही होएगा। हमारी फुल प्लानिंग है उसके लिए भी, हम मैच बाय मैच जा रहे हैं। अभी हमारे पहले नेक्स्ट 2 मैचेस हैं जापान और चाइना के साथ। इंशाल्लाह ताला हमें वो जीतने पड़ेंगे और हम इंशाल्लाह जीतेंगे ताकि अपने पूल के अंदर जो स्टैंडिंग्स है उनको थोड़ा बेहतर किया जाए। और फिर हम मैच बाय मैच जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जब मैच का दिन आएगा तो इंशाल्लाह हम जीतने के लिए उतरेंगे ग्राउंड में। ठीक है ना। एक लास्ट कमेंट बस मैं आपसे चाहूंगा, नौजवान खिलाड़ियों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? क्योंकि बहुत ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि हमारे जो नए नौजवान हैं उनका ज्यादा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर ही होता है। खासतौर पर उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं जो हॉकी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए कोई टिप, उनके लिए कोई मशवरा? ये इसी तरह है कि मेरी तमाम जो यंगस्टर्स हैं जो हॉकी खेलते हैं या जो हॉकी खेलना चाहते हैं, उनको यही है कि वो बस मेहनत करें और जो अल्लाह ताला पे उम्मीद होनी चाहिए बंदे को, और बंदा दिल लगा के मेहनत करे तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट हमारे हाथ में आते हैं। क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी। अगर हम पाकिस्तान हॉकी ने इतना ज्यादा मुश्किल वक्त देखा है तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी एक अच्छा टाइम भी देखेगा। बस आप दिल लगा के मेहनत करें। और मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो जितना पॉसिबल वे में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो हॉकी खेलना चाहते हैं बच्चे, उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें।
क्योंकि ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौमी हॉकी प्लेयर हनान शाहिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हमारी बेस्ट विशेज हैं टीम पाकिस्तान के लिए। जापान से कल हमारा मुकाबला होने जा रहा है और फिर 14 सितंबर को रिवायती हरीफ भारत से भी पाकिस्तानी हॉकी टीम का मुकाबला होने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज हैं। आगे बढ़ते हैं और खेल से जुड़ी एक और खुशी की खबर है। पाकिस्तान ने स्क्रैबल के मैदान में एक नई तारीख रकम की है। श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं मरतबा आलमी चैंपियनशिप जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के 16 साल नौजवान अफान सलमान ने हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में 23 से 19 गेम्स जीते और पाकिस्तान को एक और आलमी टाइटल दिलाया है। अफान सलमान की शानदार फतह के बाद पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया है जिसने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 5 मरतबा जीती है। दुनिया के 138 बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान ये मुकाबला हुआ, जहां पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी ने अपनी जहानत और हिकमत अमली से मुखालफिन को पछाड़ दिया। ये कामयाबी ना सिर्फ स्क्रैबल के मैदान में पाकिस्तान की कुव्वत का सबूत है, बल्कि ये हमारे नौजवानों की सलाहियतों का भी एतराफ़ है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बरतरी हर पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है। पाकिस्तानी नौजवान आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और इस कामयाबी के पीछे अफान सलमान की अनथक मेहनत, उनकी ज़हनी इस्तादाद और स्क्रैबल के खेल में बेपनाह महारत भी शामिल है। आज हम अफान सलमान की इस कामयाबी का जश्न मना रहे हैं और उनसे उनके तजर्बात जानने के लिए हम उनसे बात भी करने जा रहे हैं। अफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आपने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम एक बार फिर से आलमी सतह पर रोशन किया है, ये लम्हा आपके लिए कैसा रहा जब आपने चैंपियनशिप जीती? आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? आपकी हिकमत अमली जो थी वो क्या थी इसमें पूरे टूर्नामेंट में? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये चैंपियनशिप जीती और मैंने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। और पहले तो मुझे जैसे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैंने चैंपियनशिप जीत ली है, लेकिन बाद में जब सबने मुझे कांग्रेट मुबारकबाद देना शुरू की तो मुझे हुआ कि मैं जीत गया हूँ। मेरी ट्रेनिंग जो है कराची में पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। वो हमें जैसे टीचर्स और मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं जो हमें ये गेम सिखाते हैं। मेरे मेंटर हैं सर मुइजुल्लाह बेग और सर वसीम खत्री, जिन्होंने मुझे ये गेम सिखाया और हमेशा मोटिवेट किया कि मैं ये गेम खेलूं और जीतूं। और मेरे एक बड़े भाई भी हैं जो ये गेम खेलते हैं और इसी गेम के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, जैसे कि मैं हूं। उन्होंने भी। ठीक है, अच्छा, आपको क्या महसूस हुआ जब आपने 5वीं मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान को मुनफरिद एजाज दिलवाया? तो किसी तरह का नहीं था, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से बहुत अच्छी उम्मीद लगाई हुई थी, तो मुझे दबाव तो किसी चीज़ का नहीं था। लेकिन सबने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, मेरे टीचर्स ने, और जो हमारे साथ जो बड़े चले थे उन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा मदद की। और उनको भी क्रेडिट जाता है, मैं जो ये चैंपियनशिप जीता उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जब मुझे सिर्फ चैंपियनशिप जीतने के लिए 3 में से 1 गेम जीतना था, तो 1 गेम जो था वो मैं हार गया था, तो अब मुझे 2 में से 1 गेम जीतना था। लेकिन जब मैं वो गेम हारा तो मुझे लगा कि मैं शायद चैंपियनशिप ना हार जाऊं। इस वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर मुझे फील हुआ, लेकिन फिर मैं आगे जाके। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे फिर आपकी तरह चैंपियन बनना चाहते हैं, मैं ये चाहूंगा उनके लिए आप जरा आसान जबान में बताएं कि ये खेल क्या है और फिर ये किस तरह से खेला जाता है, और ये भी बताएं कि आपने अपनी ये जो जहनी मजबूती है और फोकस को कैसे बरकरार रखा। खेल जो है ये लफ्जों का खेल है और इसमें जो है आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होती है, तो आपको लफ्ज बनाने होते हैं और उसको आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो जिस ओपोनेंट के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं तो वो आखिर में वो गेम जीत जाता है। मैं एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मैं प्रैक्टिस करता हूँ और दिन में कोई 6 घंटे मैं इस गेम की प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें मैं अपने भाइयों के साथ गेम्स भी खेलता हूँ। ठीक है, और आपकी कामयाबी में किन लोगों का अहम किरदार रहा? आप अपने वालिदैन, कोचेज या फिर स्क्रैबल कम्युनिटी के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें। क्रेडिट तो अपने वालिदैन को देना चाहूँगा और मैं अपने बड़े भाई को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे में मेरा साथ दिया है जी। और जो हमारे जो पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के बड़े हैं, मेरे टीचर हैं, सर वसीम खत्री हो गए, सर तारिक परवेज हो गए, उन्होंने मुझे बहुत मदद की और कदम कदम पे मेरी हिमायत की हर चीज़ में, मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं ये गेम जीत सकूं। तो है ये जो ट्रिप है
ये मैंने बिल्कुल अपने खर्चे पे किया है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस वजह से मैं उनको अपना जो चैंपियनशिप का 90% क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा और इस काबिल बनाया कि ठीक है। पाकिस्तान में स्क्रैबल की अगर हम मकबूलियत की बात करें तो आप क्या समझते हैं, उसको बढ़ाने के लिए अब क्या इकदाम हैं, कोई तजवीज़ आप देना चाहें, आप नौजवानों को इस खेल में हिस्सा लेने के लिए क्या मशवरा देंगे? कि जो नौजवान अपना टाइम मोबाइल फोन पे ज़ाया करते हैं वो ये गेम खेलें। इससे आपकी जो है आपका दिमाग भी स्ट्रांग होता है और आप अपनी फैमिली के साथ एज अ लेजर टाइम भी खेल सकते हैं। तो आपकी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होगा और आपका टाइम ज़ाया भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब अगला आपका हदफ क्या है, गोल क्या है, और बैनुल-अक़वामी स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने के बाद अब आपको क्या लगता है कि इस खेल में मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? तो यही है कि अपनी ये जो चैंपियनशिप है इसको मैं डिफेंड करूँ अगले साल और फिर से एक बार चैंपियन बनूं। गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट हो तो जैसे क्रिकेट इतना आगे बढ़ चुका है तो स्क्रैबल भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि टैलेंट की तो हमारे पास कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट आ जाए तो हम कहाँ से कहाँ निकल। नो डाउट पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है। अफान, आपके ख्याल में स्क्रैबल जैसे खेल नौजवानों की जहनी नशोनुमा के लिए क्यों जरूरी है? अपने मैथ स्किल्स और अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं वो ये गेम जरूर खेलें, क्योंकि इससे आपका एनालिसिस और आपका जो दिमाग की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन अफान सलमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर एंड्योवर्स के लिए भी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। थी जो आपने मुलाहिजा फरमाई। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और अब एक बहुत दिलचस्प और हैरानकुन मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि मुस्तकबिल की समत का तयन कर सकता है। स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव एलॉन मस्क ने हाल ही में एक ऐलान किया है जो खला की दुनिया में नई उम्मीदें बांधता है। मरीख पर इंसानों की मौजूदगी के बारे में उनकी पेशगोई है। एलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट 2 साल के अंदर मरीख की जानिब रवाना किया जाएगा। यह ऐलान एक बड़ी खबर है क्योंकि यह रॉकेट इंसानों को मरीख पर पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इब्तदाई मिशन में इंसान शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये मिशन मरीख पर लैंडिंग के अमल की जांच करने के लिए होंगे। स्टारशिप स्पेस एक्स की तरफ से तैयार करदा रॉकेट है जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक सुपर हैवी बूस्टर और दूसरा स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट होगा। सुपर हैवी बूस्टर में 33 इंजन मौजूद हैं और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट बूस्टर के ऊपर मौजूद होता है जो उसे लॉन्च के बाद अलग हो जाता है। यह रॉकेट 120 मीटर लंबा है और इसका वजन 50 लाख किलोग्राम है जो बार बार इस्तेमाल के काबिल होगा। एलॉन मस्क के मुताबिक स्टारशिप मरीख की जानिब रवाना होगा जब ज़मीन और मरीख करीब तरीन होंगे और ये सफ़र तकरीबन 9 माह में मुकम्मल हो सकेगा। इब्तदाई मिशन की कामयाबी के बाद एलॉन मस्क का कहना है कि इंसानों को 2028 में मरीख पर भेजा जाएगा। एलॉन मस्क ने कहा कि अगर इब्तदाई मिशन कामयाब रहा तो बाद में परवाज़ों की तादाद में इजाफा किया जाएगा और हमारा मकसद है कि 20 बरस के अंदर मरीख पर एक मुस्तहकम शहर भी तामीर किया जाए। इसके लिए रॉकेट लॉन्चेस की लागत में नुमाया कमी लाना ज़रूरी होगी क्योंकि फ़िलहाल मरीख पर 1 टन सामान पहुँचाने के लिए $1 अरब दरकार हैं। एलॉन मस्क ने कहा कि इस लागत को $1 लाख फी टन तक लाने के लिए टेक्नोलॉजी को 10,000 गुना बेहतर बनाना होगा। एलॉन मस्क की ये पेशगोई हैरानकुन है क्योंकि स्टारशिप अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। उनका मरीख पर पहुंचने का ख्वाब एक पुराना मकसद है और दिसंबर 2023 में एक्स पर उन्होंने कहा था कि हमें चांद और मरीख पर इंसानी बेस तामीर करना चाहिए। अगस्त 2022 में एक जरीदे के लिए तहरीर किए गए मजमून में एलॉन मस्क ने कहा था कि इंसानी तहजीब को दीगर सैयारों तक जाने के काबिल होना चाहिए ताकि ज़मीन के रिहाइश के काबिल ना रहने की सूरत में हम नए घर की जानिब परवास कर सकें। तो ये प्लानिंग की जा रही है एलॉन मस्क की जानिब से। देखना यह है कि इस पर किस तरह से वो अमल कर पाते हैं और ये तमाम चीज़ें किस तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए आला सतह इजलास और वर्कशॉप का फैसला किया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि इजलास और वर्कशॉप को कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है। कनेक्शन कैंप 22 सितंबर को होने का इम्कान है जिसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे और वो वर्कशॉप में भी शिरकत करेंगे। वर्कशॉप जिसे कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है इसमें रेड और वाइट बॉल के हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन भी शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के मामलात, खासतौर पर शान मसूद की कप्तानी की स्क्रूटनी और मुमकिन तौर पर मोहम्मद रिजवान की तीनों फॉर्मेट्स के लिए कप्तानी पर बातचीत भी की जाएगी।
जराए का इस हवाले से कहना है कि मुमकिन तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मिलने का भी इम्कान है। इस हवाले से इजलास में मुशावरत और कोचेस का इत्तेफाक होने पर ऐलान भी मुतवक्के है, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी वाज़ेह किया है कि कौमी टीम के कप्तान का फैसला कोचेस, मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब हम देख रहे हैं शायद कुछ मजीद अहम फैसले होने जा रहे हैं। जो भी हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारे हैं होम ग्राउंड पर, आपको लग रहा है कि जो कप्तानी के फराइज हैं वो मोहम्मद रिजवान को सौंप दिए जाएंगे, और अगर ये किया जाता है तो फिर कैसा फैसला देख रहे हैं आप तीनों फॉर्मेट्स के लिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और पाकिस्तान की सियासत में हर रोज कोई ना कोई अहम फैसला होता है और गैर अहम लोग अहम फैसले करते हैं। तो बात यह है कि अगर आप कप्तान को तब्दील करने की बात कर रहे हैं तो ये एक और ब्लंडर की ऑब्वियसली बात करूंगा कि देखिए, दुनिया में कोई भी निज़ाम है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं है ना तो निज़ाम चल नहीं सकता। आप एक कप्तान को तब्दील करेंगे, वही वाली बात है ना, नया बोरा नया पीस, पिछले बोरे में से पिछले पीस निकले। हम लंडे में जाते हैं ना, चीजें लेते हैं, वो खत्म होगी तो वो कहता है बंदा नया बोरा है तो नए बोरे में से नया पीस निकालेंगे। अब वो कह रहा है पिछला बोरे का माल पसंद नहीं आया तो नया बोरा खोलेंगे, नया पीस निकालेंगे। सर, आप रिजवान को बनाएं या आप ना वो कोई जवान कर लें, किसी एक्सपेरिमेंट करके इमरान खान को वापस कप्तान बना दें। जब आप 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कप्तान तब्दील करेंगे तो आप कभी भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। तो ये अगर ये करने जा रहे हैं तो ये मजीद वर्स्ट होगा। आप 4 महीने में या 6 महीने में 3 कप्तान तब्दील कर चुके हैं, तो कैसे मामला ठीक चलेंगे? लेकिन अहमद, फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा कैप्टेंसी के मामले में, किसी एक को कप्तान बरकरार नहीं रख पा रहा, तो क्या सोशल मीडिया का प्रेशर है इन लोगों पर कि जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती है उसी तरफ चल पड़ते हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे का प्रेशर है, सोशल मीडिया का है, क्रिकेट के हलकों का है। आपके मुल्क में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो बिके हुए हैं, सवाए चंद लोगों के जो कि खिलाड़ियों के नुमाइंदे हैं, ना कि मुल्क के नुमाइंदे हैं। अपनी जो सहाफी आप कहें कि जो एक कैलिबर होता है इंसान को, उससे नीचे जा चुके हैं अपने अपने जाती मुफादात के लिए। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स आप सम अप कर लीजिए, जिसकी वजह से ये तमाम तर दबाव बनता है। और जब नाअहल लोग सीटों पे होते हैं तो वो दबाव कबूल करते हैं, लेकिन जो सही आदमी होता है वो कभी गलत चीज का दबाव कबूल नहीं करता है। तो ये सब चीजें मिलकर देखिए, स्ट्रगल जो है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट करती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है, लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं जो कनेक्शन कैंप अब जिसको इनकाद किया जा रहा है, जो कि 22 सितंबर को एक अहम मीटिंग होने जा रही है, उसमें दोनों कोचेस भी होंगे, गैरी क्रिस्टन हैं, जेसन गिलेस्पी हैं, अब फैसले कुछ मुतवक्के हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इजलास होने जा रहा है ये हमारी क्रिकेट की कामयाबी के लिए कुछ असरअंदाज होगा? आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसकी हम तैयारी नो डाउट कर रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी जो है वो शायद ज़्यादा की जा रही है। टीम की अगर बात करें तो शायद वो तैयारी नहीं है जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानी टीम से। देखिए, तैयारियां कैसे होंगी, आप जो मर्जी तैयारियां कर लें। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो देखेंगे कि भारत आता है कि नहीं आता, लेकिन जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं ये वो होता है ना कि वो हम बचपन में वो कॉटन कैंडी लच्छा खाते थे कि फूला होता था और खाते साथ ही अंदर खत्म। तो ये वो वाली इनकी ना सूरत-ए-हाल वो है। अभी आप देखें कि इन्होंने ये वनडे कप रखा है, चैंपियंस वनडे कप, ठीक है, इसके बाद एक और वनडे कप होगा। इस वक्त आपकी बीच ये 2 वनडे कप हो रहे हैं आपके 2 टेस्ट सीरीज के बीच में। आइडियली इस वक्त आपका फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट शुरू होना चाहिए था ताकि आप वो टेस्ट सीरीज से पहले लड़के तैयार कर सकें। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आएगा अगले साल फरवरी में, तो उस वक्त उससे 2-3 महीने पहले कोई वनडे कप नहीं है। लेकिन जिस वक्त जो टूर्नामेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल उसके उलट चल रहा है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाइए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो फैसले ले रहे हैं जी, कितने काबिल लोग हैं। लेकिन अहमद, फिर आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? हम देखते हैं बड़े नामवर लोग भी हैं, अगर हम मोहसिन नकवी साहब की बात करें, उनकी अहलियत अगर हम देखें काम करने के लिहाज से तो ठीक है, उन्हें क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब ये बातें भी की हैं कि मैं कोई डिसीजन लूँ, मैं कोई डिसीजन ना लूँ, एट द एंड तनकीद मेरे पे ही होगी। बाबर स्लो खेलते हैं, रिजवान तेज़ खेलते हैं, शाहीन विकेटें लेते हैं नहीं लेते हैं, मोहसिन नकवी कह रहे हैं तनकीद मुझे पता है मुझ पर ही होनी है। लेकिन जब ये तमाम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप बोर्ड का हिस्सा नहीं है, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अभी हमें ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट खेलने की, हमारी वो सीरीज़ होने वाली है तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी वनडे की हो रही है, तो ये चल क्या रहा है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि तनकीद मेरे पे होनी है, तो सर आप पे नहीं होगी तो किस पे होगी? आप सरबराह हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप सारे डिसीजन कॉल कर रहे हैं। बाबर आजम को आप, शाहीन को एक सीरीज बाद हटा के आप बाबर आजम को अचानक से कप्तान ले आते हैं, फिर आप अपनी पंजाब गवर्नमेंट से डीसी जंग को आके डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट बना देते हैं, आप अपनी पंजाब गवर्नमेंट से उठाकर जो है वो लोगों को मीडिया डिपार्टमेंट में ले आते हैं, आप अपनी पंजाब गवर्नमेंट से एक अननोन पर्सन को उठाकर डेटा एनालिस्ट क्रिकेट में डाल देते हैं,
आप सारी कॉल्स ले रहे हैं, आप सारे उल्टे काम कर रहे हैं, तो आप पे तनकीद नहीं होगी तो मैं किसी मतलब माली पे तनकीद करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो आप पे होगी ना, आप तो मेन डिसीजन मेकर है, आपके अंडर सारी चीजें हो रही है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि देखिए जो डिसीजन मेकर होते हैं की पोजीशंस के ऊपर, वो लोग ही इनकॉम्पिटेंट हैं, तो फिर आपकी कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। सो ये जो अभी चैंपियंस वनडे कप इज अ लिटमस टेस्ट कि ये ऊंची दुकान फीके पकवान, तो ये एक सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है कि आप फैसलाबाद में करा रहे हैं क्रिकेट एक वेन्यू के ऊपर। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता बड़े क्रिकेट बोर्ड में, वो होम एंड अवे के बेसिस के ऊपर मैचेस होते हैं कि एक बार हम आपके घर पे खेलेंगे, अगली बार आप हमारे आके घर पे खेलेंगे। फुटबॉल देखिए जहां भी देखिए, ताकि प्लेयर डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, उनको डिफरेंट कंडीशंस में खेलने का तरीका आता है। आप सारा टूर्नामेंट एक जगह कराते हैं तो प्लेयर ने क्या सीखना है। ठीक है, अच्छा अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहा था कि जी अभी तो देखना है हिंदुस्तान आता है या नहीं आता है, इस पर आपकी क्या राय है? अगर हिंदुस्तान नहीं आता है तो मतलब हम इतनी हैरियत रखते हैं, जो स्टांस हमने एक रिजिड स्टांस लिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हिंदुस्तान आता है तो आए, नहीं आता तो उसके बगैर भी होगी। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे हम, मैनेज हो जाएगा ये? जिस तरह से आईसीसी के प्रेसिडेंट अब जय शाह बनने जा रहे हैं तो मुश्किलात तो होंगी हमारे लिए। देखिए आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह बनते या ना बनते, भारत इतना स्ट्रांग है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि उसके बगैर तो कोई मुमकिन नहीं है। भारत चले एक बड़ी बात होगी, पाकिस्तान के बगैर कभी जो क्रिकेट के बड़े खेल मतलब जो मुल्क होते हैं उनके बगैर मुमकिन नहीं होता। ये जो इतना मामला डिले हो रहा है जिसमें वो इसकी वजह यही है कि भारत ने बीच में मसले अटकाए हुए हैं। और देखिए ना, आप मिसाल लीजिए भारत ना आए और वो कहे कि जी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हमारे मैचेस रखवा दिए जाएं, आगे भारत में अगले 7-8 सालों में 3 आईसीसी के इवेंट्स होने हैं, तो आप उस पर अपना एक स्टांस ले सकते हैं, लेकिन स्टांस कौन लेगा? आपके यहाँ तो प्रोफेशनल्स नहीं आते हैं, आपके यहाँ तो 2 साल में 4 पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो गए, तो आपके ऊपर दुनिया हंसती, आपकी तो स्टैंडिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। आप जब तक घर से मजबूत नहीं होंगे तब तक इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हम देख रहे हैं खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के जो नताइज थे वो भी सामने आए हैं, सभी ने शायद पास कर लिए हैं। इन टेस्ट के नताइज के बाद आप क्या देख रहे हैं? किसी खास खिलाड़ी के इंतखाब पर भी कोई खास असर पड़ सकता है? क्योंकि नाम तो वही फिर बार घूम फिर कर पुराने ही सामने आए हैं। देखिए फिटनेस टेस्ट वाली जो अभी चीज हुई है ना चैंपियंस वनडे कप से भी पहले, और ये बाकी बात करें, वो यही वाले कि वो आप समझते हैं ना कि जब एक नाअहल आदमी को कह दे कि तुमने ये काम करना है, उसको नहीं पता कैसे करना है, उसको पता बस ये काम करना है। जब आपने इतने साल लगा के फिटनेस के स्टैंडर्ड्स को खराब करके नीचे लेकर गया तो सर वो बटन दबाकर फिटनेस का स्टैंडर्ड ऊपर नहीं होता है। जब आप जमात 1 में 3 बार फेल होंगे तो आप कभी 5वीं जमात में पहुंच सकते हैं। पहले आप पहली को क्लियर करेंगे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। फिटनेस स्टैंडर्ड भी ग्रेजुअली ऊपर आता है, आप पहले थोड़ा सा बेहतर करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर बेहतर करेंगे। तो इनकी इस हरकत की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से आपके बड़े की प्लेयर चैंपियन वनडे कप में नहीं खेल रहे हैं फैसलाबाद में, तो आप इनसे कोई अच्छी उम्मीद ना रखिए किसी मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। बदलते मौसम के साथ ही नज़ला ज़ुकाम और खांसी जैसे मसाइल का सामना ज़्यादातर अफराद को करना पड़ता है, और ये बीमारियां ना सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करती हैं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात को भी मुतासिर करती हैं। और ये यकीन करना भी मुश्किल होगा, लेकिन आम नज़ला ज़ुकाम का अब तक कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं है, और इससे निजात पाने के लिए हमें कुछ दिन का इंतज़ार ही करना होता है। आम तौर पर बाज़ार में दस्तियाब अद्वियात सिर्फ नज़ला ज़ुकाम की अलामात की शिद्दत को कम करती हैं, लेकिन जो मुकम्मल इलाज है वो फराहम नहीं करती। अलबत्ता कुछ घरेलू टोटके और कुदरती तरीके ऐसे भी हैं जो कि आर्जी तौर पर हमें रिलीफ फराहम कर सकते हैं और नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ को कम कर सकते हैं। आज हम इन्हीं घरेलू टोटकों के हवाले से भी बात करेंगे जो कि आपके लिए आसान भी हैं, सस्ते भी हैं, और जिन्हें आप घर में मौजूद चीज़ों से ही बना सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम में थकन, सरदर्द और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से रोज़मर्रा के फ़राइज़ निभाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही नज़ला ज़ुकाम की अलामात ज़ाहिर हों, फ़ौरी तौर पर ऐसे घरेलू इलाज अपनाए जाएँ जो इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। आज के शो में हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब यूनानी हकीम अम्मार सुलेमानी, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से नज़ला ज़ुकाम और खांसी के घरेलू टोटकों से इलाज मुमकिन है और इसके लिए कौन सी तरकीबें ज़्यादा कारामद होती हैं। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि नज़ला ज़ुकाम हमें होता कैसे है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, हमें इसका मेन कॉज पता चल जाए। अच्छा, नज़ला ज़ुकाम की बहुत सारी वजूहात हैं, और
इतने सारे वायरसेस हैं कि आप इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इस वाले वायरस की वजह से नज़ला हुआ है या ज़ुकाम हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से आप इसकी कोई वैक्सीनेशन भी बना लें तो नेक्स्ट टाइम मुमकिन है कोई नया वायरस आपको अटैक कर दे। ठीक है। उसमें होता ये है कि ज़ुकाम के अंदर जब सर की जो है वो प्रॉब्लम, मतलब जब नज़ला गले में गिरना शुरू होता है सर से, तो अंदर जो उसमें झिल्लियाँ होती हैं बहुत सारी, कोई वो मुतवर्रम हो जाती हैं, मतलब वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें, तो वहाँ से शुरू हो जाता है। बाज़ात जो है वो आपका फेफड़ों में जो है वो बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, रतूबत बननी शुरू हो जाती है। तो कई वजूहत होती है, समटाइम साइनस की वजह से हो जाता है आपका ये एरिया जो है इसमें। तो इस वजह से हर बंदे को स्पेसिफिक नहीं हम कह सकते, लेकिन अगर मेन कुछ रीजंस की बात करें तो उसमें आपको लगता है जैसे मौसम की तब्दीली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फिर बहुत ज़्यादा लोगों पर असरअंदाज होता है। फिर आजकल जैसे हम टेम्परेचर से एकदम बाहर निकलते हैं, जैसे अगर हम एयर कंडीशन रूम से बाहर निकल रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, इसमें ना स्पेसिफिकली हर बंदे को अपनी तबीयत का पता होता है। एक छोटा सा मेरे हम बचपन में शरारत करते होते थे, कोई सो रहा होता था तो उसकी कान में या नाक में तिनका फेर देते थे। तो मेरे कज़न हैं, उनकी नाक में अगर 2 दफ़ा तिनका फेर दिया जाए तो उनको छींकें आनी शुरू होती थी और उसके बाद नज़ला बहना शुरू हो जाता था। मतलब उनकी नाक बहुत ज़्यादा हसास थी। ठीक है। तो इसमें हर बंदे की तबीयत, किसी के अगर फेफड़े हसास हैं तो मुमकिन है कि उसको फेफड़ों वाला जो नज़ला है उसमें, किसी का मेंटली तौर पे दिमागी कमज़ोरी है तो उनको बहुत ज़्यादा, जिनको दायमी नज़ला होता है अमूमन उनका जब इलाज किया जाता है तो उसमें दिमाग को ताकतवर किया जाता है, दिमाग की ताकत की। ठीक है। और तो डस्ट से भी, अच्छा, जिन लोगों को ज़्यादा एलर्जी होती है, फिर पोलन एलर्जी, अभी जब मौसम चेंज होगा, बाहर शुरू होगी तो पोलन एलर्जी की वजह से हो जाएगा। फिर एक चीज़ आपने पहले पुरानी तस्वीरों में देखी होगी कि लोगों ने अमूमन पगड़ियाँ पहनी होती थी। पुरानी तस्वीरें पाकिस्तान की भी इवन आप ले लें, यह सर ढांका होता था, तो उस सर को ढांक के रखने से भी नज़ला ज़ुकाम जो है वो बेहतर रहता है। आप नंगे सर अगर धूप में इवन बहुत देर फिरेंगे तो भी ज़ाहिर है आपके सर पे उसका असर पड़ रहा है। सर्दी में फिरेंगे तो ज़ाहिर है अक्सर हो ही जाता है इसके अंदर। तो ये कुछ ना इनकी प्रिवेंशन होती है, वो हर बंदा अपनी तबीयत के हिसाब से, अगर किसी को पोलन एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि मास्क पहन के रखे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि वज़ू करते हुए जो नाक साफ़ करने का वो है, वो आप 3 दफ़ा नाक झाड़ते हैं दिन में 5 दफ़ा, तो आपकी यहाँ से जो जो डस्ट जानी है, वायरसेस जाने, वो यहीं पे साफ़ हो जाते हैं। कि बहुत अच्छा, जिनको मतलब मुसलसल नज़ला ज़ुकाम रहता है वो अपनी नाक की सफाई पे ख़ुसूसी ध्यान रखा करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया कि होता कैसे है। जी जी। अब मैं चाहूँगा कुछ स्पेसिफिक एहतियात अगर पहले आप बताना चाहें, उसके बाद हम चलेंगे इलाज की तरफ। अच्छा, जो बचने की एहतियातें वो तो कुछ आपको बता दी जी। इसके अलावा जो एहतियात है वो ये ज़हन में रखें कि जब भी कभी आपको नज़ला ज़ुकाम हो तो पहले 3 दिनों में उसको खुश्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कि कुछ चीज़ें होती हैं नज़ला ज़ुकाम को ड्राई कर देती हैं अंदर। बिल्कुल ऐसे तो पहले 3 दिन फौरन एंटीबायोटिक्स लेते हैं और 3 दिन के बाद उसमें यह है कि पहले जो बन चुका है उसका इखराज हो जाए ताकि आपके अंदर से वो म्यूकस एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। उसके बाद फिर आप उसको खुश्क करने की कोशिश करें, अदरवाइज जो है वो आपको नुकसानदेह होता है, तबियत मज़ीद। अच्छा, यहाँ पर बस एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि शुरू के 3 दिन में आपने कुछ नहीं लेना। अब वो कुछ ना लेने से मुराद आपकी दवाइयाँ हैं, कोई घरेलू टोटका है? कुछ नहीं लेना नहीं, उसको खुश्क नहीं करना। कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी, एंटीबायोटिक हो या इवन तिब के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि नज़ला ज़ुकाम को खुश्क करती हैं। खुश्क करने वाली चीज़ नहीं लेनी, निकालने वाली जरूर। चलें, घर में से फिर पहले मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम गलती से भी ना इस्तेमाल करें जिससे खुश्क हो जाए। कोई भी हरीड़ है, अगर आप उसको ड्राई यूज़ करेंगे, मतलब आप वैसे यूज़ करेंगे तो वो खुश्क करेगी। ठीक है। हाँ, अगर आपने यूज़ करनी है उसको तो उसको फिर आप घी में फ्राई करके, देसी घी में फ्राई करके फिर इस्तेमाल करें ताकि वो खुश्की ना करे और दिमाग को ताकत दे और फिर निकालना शुरू करें। अच्छा, ठीक हो गया। अब 3 दिन के बाद आ जाते हैं जी। तो 3 दिन के बाद फिर क्या करना है? अच्छा, इसमें अब ना थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हो जाए जी जी। नज़ला ज़ुकाम जो है बहुत सारी चूंकि वजूहात से होता है। अगर तो जिस तरह इन्फ्लुएंजा होता था पहले, अब भी होता है, या कोरोना या कोई अगर इससे मिलता जुलता वायरस, हाँ, अगर कोई भी मिलता जुलता वायरस है, फिर आपको टोटकों की तरफ नहीं जाना, फिर आपको प्रॉपर इलाज करना है उसका। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये बीमारी अगर वैसे नज़ला ज़ुकाम है ना तो वो 5-7 दिन के अंदर एक वो उसका पूरा जो टेन्योर होता है वो उसको कवर करके खत्म हो जाती है साइकिल। तो अदरवाइज जो है अगर कोई वायरस है तो आप उसको ईजी अगर उसको ट्रीट करेंगे तो वो मुमकिन है कि वो आपको फिर मज़ीद ये आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है। और उसमें फिर आपको जो है वो
खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मुझे अगर रूटीन के नज़ला ज़ुकाम से हट के कुछ हो रहा है तो फिर आप उसको सीरियस उसको लें और उसके बाद उसका क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सर दर्द, जिस्म दर्द, बुखार की तरफ भी जाना शुरू हो जाता है। तो उसको जितना आप, अच्छा एक चीज़ और इसके अंदर अमूमन कही जाती थी पहले मजाकन कि अगर नज़ला ज़ुकाम का इलाज किया जाए तो ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और अगर ना इलाज किया जाए तो 7 दिन में ठीक हो जाता है। मजाकन कहा जाता है। तो लेकिन बहरहाल इसमें फिर भी ये है कि इसका कोई भी बीमारी हो तो आपको इलाज उसका करना चाहिए, बेशक आप घरेलू टोटकों से करो कुछ ना कुछ। अदरवाइज ये है कि वो आपकी इम्यूनिटी को अगर उस वायरस ने ब्रेक कर दिया आके या किसी भी वजह से, तो वो आपकी जो चीज़ हफ्ते में ठीक हो जानी थी वो मुमकिन है कि वो प्रोलॉन्ग हो जाए और वो महीनों चलती रहे। ठीक है। अच्छा, और वो लोग जिन्हें फिर हम देखते हैं कि अक्सर नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है, उनके लिए मैं चाहूँगा एक स्पेशल आप बता दें कि घर में वो कौन सी ऐसी रेमेडी तैयार करें जिसको वो आम रूटीन में भी यूज़ करते रहें और जब उन्हें नज़ला ज़ुकाम हुआ है वो तब भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जिनको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा रहता है ना, उनके लिए 2 चीज़ें बहुत अक्सर कह लीजिए आप, एक खशखाश और एक बादाम। बेसिकली जिनको ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है उनका दिमागी उसकी वजह, कमज़ोरी की वजह से होता है। तो बादाम और खशखाश को भिगो दिया करें रात को, 11-12 बादाम 1 छोटा चम्मच, और इसको वैसे भी पी सकते हैं, मतलब उसको रगड़ के पी लें, सरदाई बना के पी लें, या वैसे खा लें सुबह उठ के। इसके अलावा शहद, इसका भी साथ साथ इस्तेमाल करते रहें तो इससे जिनको अक्सर नज़ला ज़ुकाम रहता है वो बेहतर हो जाता है। बाकी ये है कि जिनको दिमागी कमज़ोरी की वजह से एक होता है दायमी नज़ला जिसको बोला जाता है अमूमन, कि वो क्रॉनिक चल रहा है और वो साल हा साल चलता रहता है, कुछ ना कुछ उनको गले में भी इरिटेशन हर वक्त रहती है। तो वो दायमी नज़ला जो है वो टोटकों से अमूमन नहीं जाता, उसमें ये भी साथ इस्तेमाल करें, रेमेडी भी इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट जिस तरह मरजान होता है तिब के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है, कुछ खमीरा जाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, उससे दायमी नज़ले वालों को भी फ़ायदा होता है। ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ बताऊं कि कुछ तो हम अभी मेडिसिन को या रेमेडीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि तजर्बे में भी रही हैं और वो आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि बग़ैर दवाई के कैसे कैसे फौरी ट्रीट किया जा सकता है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे आके नज़ला ज़ुकाम जम गया है, यहाँ पे उनकी तबीयत बोझल है, आँखें बोझल हैं, एक मैंने कहीं टोटका देखा और उसको अप्लाई किया तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए आप अपने कोई 15 सेकंड के लिए दोनों कानों को इस तरह से खींच लीजिए। अच्छा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपने 2 फिंगर से इस तरह से जो है वो आप मसाज करें, फिर यहाँ पे थोड़ी सी टैपिंग करें, तो इससे जो है ना वो समटाइम नज़ला ज़ुकाम जो है वो बह पड़ता है जो यहाँ पे साइनस में जमा होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे एक बुजुर्ग दोस्त ने बताई कि चाय पीते हुए या इवन आप कावा पी रहे हैं, कोई भी गरम चीज़ है खासकर सर्दियों में बहुत इफेक्टिव होती है, तो साइनस वाले एरिया की जो है वो उसी कप से ही टकोर करते रहें। अच्छा। तो उससे भी जो है वो नज़ला बहना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि अभी दवाई से हटके अब ज़रा कम हो गई है, मतरूक हो गई है, पहले ये अमूमन इस्तेमाल होती थी, कि बाज़-औक़ात ये होता है कि नज़ला आपके मैदे में जमा होना शुरू हो जाता है, गिर के आप उसको थूक नहीं रहे या किसी बीमारी की वजह से, या इवन बच्चे, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उनको नज़ला ज़ुकाम नहीं आता, तो आपने देखा होगा कि वो सम टाइम उल्टी करते हैं, क्या करते हैं और उसके बाद उनका नज़ला निकल जाता है। तो अगर आपके मैदे में जमा हो रहा है किसी वजह से या आपके गले में यहाँ पे अटक रहा है आके, तो आप गर्म पानी को गर्म करके जस्ट आप उसको पीजिए, तो उससे फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको क्या हो जाएगी, थोड़ा सा तकलीफ दे क्या के हिसाब से होता है, लेकिन ये है कि वो आपका नज़ला निकाल देता है। जब निकल जाता है तो उससे फिर तबीयत हल्की फुल्की हो जाती है। गर्म पानी से जो बात करना है, गर्म पानी से नहाना, वो बहुत इसमें रिलैक्सिंग भी होता है और उससे भी मतलब ये होता है कि इन चीज़ों से ना नज़ला ज़ुकाम जो अंदर जम रहा होता है वो निकल जाती है, शिद्दत कम हो जाती है। ठीक है। तो ये भी बग़ैर दवा के इलाज। इसके अलावा रोज़ा जो है वो नज़ले के अंदर बहुत फ़ायदा देता है, या आप इवन फास्टिंग कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें या फाका कर लें अगर आप प्रॉपर रोज़ा नहीं रख पाते, लेकिन नज़ला के दौरान जब आप ये करते हैं तो आपकी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, तो उससे भी जो है वो आप को काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अगर नज़ले ज़ुकाम को सही तरह से ट्रीट ना किया जाए तो फिर आगे चलकर कौन सी मुश्किलात हो सकती हैं? कई लोगों को गले की सोजिश हमने देखा कि फिर बहुत ज़्यादा अगर खांसी होने स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या मतलब मजीद आप समझते हैं कि इसमें मुश्किल हो सकती है? देखें, यही चीज़ें ना आगे किसी न किसी लेवल पे कभी दमा भी बन जाती हैं, कभी जो है वो नमूनिया भी बन जाती हैं,
बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस के अंदर टीबी तक भी चले जाते हैं। वो ये होता है कि इन चीज़ों का आप स्टार्ट में ट्रीट करना शुरू कर दें, हैं वो सारी फेफड़ों से रिलेटेड हैं वो प्रॉब्लम, लेकिन वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट यहीं से हो रही होती हैं, क्योंकि तो फॉर ग्रांटेड दिया जाता है नज़ले ज़ुकाम को कि हो जाएगा जी ठीक। वो एक शेर मेरे वालिद साहब में रूम पढ़ते होते थे कि नज़ला ज़ुकाम खांसी कौमी निशान हमारा, बिल्कुल सही। तो वो इसको आप फॉर ग्रांटेड किसी भी बीमारी को नहीं लेना चाहिए। वो निप द ईवल एट द बड जो होता है ना, उसको जो भी आप स्टार्ट में कर लें। हाँ, ये ज़रूर है आप दवाइयाँ ना लें, बेशक शुरू में टोटके से कर लें, कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3-4 दिन में ना हो तो फिर उसकी प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, शहद और नींबू का जो एक कॉम्बिनेशन है वो हम सुनते आए हैं वेट लॉस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, नज़ले ज़ुकाम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा, शहद बहुत फ़ायदेमंद है, लेमू भी सम टाइम फ़ायदेमंद है, सम टाइम जो है ये नुकसान भी देता है। ठीक है। और सिट्रस इसके परहेज़ों में जितने हैं ना उसमें सिट्रस भी आता है, क्योंकि हर किसी को जो है वो लेमू फ़ायदा नहीं उस कंडीशन में दे रहा होता है, सम टाइम वो उसको बढ़ा रहा होता है। एक चीज़ जो और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है नज़ला ज़ुकाम में, वो नेबुलाइज करना है या भाप देना है। तो उसमें वैसे तो नेबुलाइज़र के अंदर बहुत सारे आपको वो मिल जाते हैं कि उसके अंदर जो डालनी होती हैं चीज़ें जी, लेकिन 2 चीज़ें जो हैं, एक अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन ले लें, 1 लौंग ले लें और सफ़ेदे के पत्ते मेनली। ठीक है। सफ़ेदे के पत्ते जो हैं ये बहुत फ़ायदा देते हैं, इनको डाल के आप इनकी भाप लें। अगर ये अजवाइन और लौंग ना हो तो खाली सफ़ेदे के पत्ते भी ले सकते हैं। ठीक है। या सफ़ेदे के पत्ते ना हो तो अजवाइन और लौंग भी, इनकी भाप लें। तो ये बहुत आपको इवन मतलब आप जस्ट उसको फ्राई पैन के अंदर जो है वो फ्राई करके सॉस पैन में जो है उसको पानी को उसकी भाप लें, वो तौलिया रख के या जैसे भी, इससे आपको बहुत फौरी तौर पे ना नाक खुलती है और नज़ला बहना शुरू हो जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। ठीक है। और एक मुलट्ठी और अनाब का कहवा वो भी कहा जाता है कि वो पीना चाहिए। मुलट्ठी और अनाब का कहवा भी है। इसके अलावा अदरक, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये इनका कहवा जो है ये बहुत इफेक्टिव है। इसके मतलब मुलट्ठी भी इसमें डाली जा सकती है। मुलट्ठी जो है उसको सिर्फ कहवे की बजाय उसको आप वैसे भी जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता हो या गले में खराश रहती हो, छोटी इलायची और मुलट्ठी इसको वैसे ही मुंह में रख लें, अगर मतलब एक साइड पर रख ली, उसका लुआब खुद ही अंदर जाता रहे, ठीक है, तो ये वैसे ही जो है वो आपके नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश, ये सारी चीज़ों को कवर करती जाती है। ठीक है। अभी जो आप बता रहे थे ये 3-4 चीज़ें जो आपने अभी डिस्कस की हैं, ये हम डेली रूटीन में वैसे भी पी सकते हैं अगर अदरक, दालचीनी, ये तो आपकी एक चीज़ में भी आते हुए मेरे ज़हन में आ रही थी, अभी जिस तरह से किचन गार्डनिंग का तो दोबारा रिवाज चल पड़ा है, शुरू हमारे किचन के अंदर आज से 10 साल 15 साल पहले तक भी तमाम मसाला जात मौजूद होते थे, यही अदरक, दालचीनी। अब वो जो तैयार मसाले आए हैं उसकी वजह से ये मसाला जात भी खत्म हो गए, बिल्कुल ऐसे। उनके नुकसानात वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहरहाल ये मसाला जात जो होते थे ये सिर्फ खानों में नहीं डलते थे, बल्कि ये आपकी दवाइयाँ भी, ये आपका क्लिनिक भी जो होता था वो भी आपके घर में ही होता था, आपकी फार्मेसी भी आपके घर में होती थी। तो ये चीज़ें जो है अभी भी अगर आपके घरों में मसाला जात मौजूद हो तो वो तकरीबन आपकी कोई 50%, मतलब आज से अब बड़ी बीमारियों को निकाल दें, जो छोटी बीमारियां होती हैं वो यही होती हैं अमूमन, जो रूटीन में नज़ला ज़ुकाम, बुखार, कोई खारिश हो गई, पेट खराब हो गया, तो इन सारी चीज़ों का इलाज जो होता था वो आपके किचन में होता था। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, नमकीन पानी से गरारे करने को भी कहा जाता है, गले के लिए बड़ा जी जी, नमकीन पानी से गरारे भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा जो मुझे अपने बचपन में मेरी वालदा करवाती होती थी, वो पानी में, गर्म पानी में फटकड़ी डाल के गरारे करवाती थी। अच्छा। तो वो फटकड़ी से ये होता है कि वो जो कोई वायरल आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है, फटकड़ी बेसिकली वायरस को ख़त्म करती है, वो आप उससे गरारे करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अलावा एक और फटकड़ी से जो है वो आपको 2 चीज़ें, एक फटकड़ी और एक सुहागा, इन दोनों चीज़ों को, ये भी मतलब ये होम रेमेडी ऐसी है जो कि हमारे घर में अभी भी यूज़ होती है कि इन दोनों चीज़ों को बारीक पीस के, मतलब इनको चूल्हे के ऊपर पका के उसको तिब्बी ज़ुबान में कहते हैं बिरियां करना, मतलब उसको वो करना, साफ करना, उसके बाद उसको पका के इनको मिक्स कर लें, बारीक पीस लें और जस्ट अपनी फिंगर को उसके ऊपर टिप करके ये गले में दोनों तरफ लगती होती थी। तो इससे ये होता था कि वो बलगम रेशा फ़ौरन उखड़ना शुरू हो जाता था। बेशक सम टाइम ऐसा होता था कि जो मैंने 7 दिन वाला टेन्योर का है, ये वो 7 दिन भी नहीं चलता था, आपको स्टार्ट होता था तो मेरी वालदा पहले दिन से लगवाना शुरू कर देती थी कि इसको गले में दवाई लगाओ, और उसके बाद ये 1 या 2 दिन के अंदर वो फौरी सर्कल इसका ख़त्म होकर ख़त्म हो जाता था। ठीक है। तो सुहागा
और फटकड़ी, जो गुलाबी फटकड़ी होती है, सिर्फ ये 2 चीजें। ये ऐसी चीज है कि ये आपने जस्ट इतनी सी भी बन जाएगी आपकी, तो आपके घर के लिए 1 महीने के लिए काफी, वो काफी है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से भी आपने लेमन की बात की और ये कहा जाता है कि जिन लोगों को फिर नज़ला जुकाम है वो जरा खट्टे से बचें, लेकिन फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ सर्दियों में जिस तरह से अल्लाह ताला ने तमाम जो फ्रूट्स हैं, अगर हम सिट्रस फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो वो तमाम फ्रूट्स खट्टे फ्रूट हैं, वो सर्दियों में रखे गए हैं और फिर ये कहा जाता है नहीं जी सर्दियों में इनको अवॉइड करें। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जब कोई चीज, कोई बीमारी आ जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपने उस स्पेसिफिक चीज से बचना है। ठीक है। आपको अगर बीमारी नहीं है तो बाकी वैसे तो सिट्रस फ्रूट आपकी तबीयत के लिए, सेहत के लिए, वजन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप पहले ही अगर बीमारी से बच के रहें तो फिर आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करके उनके दीगर फ़वाइद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी वजह से आप नहीं बच पाए तो फिर इनसे कुछ अरसे के लिए परहेज़ रखना है। इसके अलावा परहेज़ों में सिट्रस फ्रूट के अलावा तली हुई चीज़ें भी, अच्छा परहेज़ में आप यूँ समझिए कि 2 चीज़ें ज़हन में रखें कि एक तो वो परहेज़ जो कि स्पेसिफिकली इस बीमारी से मुताल्लिक है, जैसे सिट्रस हो गया या कोई खट्टी चीज़ होगी, इवन खट्टी दही भी समटाइम बहुत नुकसान देती है। ठीक है। दूसरा परहेज़ वो होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी को ख़राब कर रहा होता है। आप कुछ शकील तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, आपके जिस्म ने अपनी जो एनर्जी इस डिजीज से लड़ने के लिए लगानी थी वो उसको हजम करने में लगाना शुरू कर देगा, तो भी बीमारी तवील हो जाएगी, वो डिवाइड होगी। हाँ, तो इस वजह से इस दौरान में जो है वो अमूमन कोई भी बीमारी हो तो कहा जाता है कि आप हल्की फुल्की सादा ग़िज़ा खाएं, ज़्यादा शकील चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं। ठीक है। उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो उसी बीमारी से लड़े, आपकी खुराक जो आप ज़बरदस्ती उसको अंदर उतार रहे हैं उससे ना लड़े। ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी का जो वर्ड है वो हमने स्पेशली सुना कोविड के बाद से कि जी इम्यूनिटी ख़राब होगी, इम्यूनिटी ड्रॉप होगी, तो लोगों को कोविड ने ज़्यादा इफेक्ट कर दिया और फिर जो भी उनके लिए मुश्किलात क्रिएट हुई। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जब नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो उस वक्त यूनानी तिब में कौन सी ऐसी ख़ास ग़िज़ा जो आप तजवीज़ करना चाहेंगे कि इम्यूनिटी बेहतर रहे? अच्छा, ग़िज़ा बादाम और शहद और खशखाश जो आपको ये पहले बताया जी, ये इसके अलावा जो काले चने हैं इनका शोरबा, और उसमें आप हल्दी और दालचीनी और लहसुन ये ज़्यादा डाल के ये इस्तेमाल करें तो ये आपकी इम्यूनिटी, काले चनों के शोरबे, मतलब घर में खाना बना लें। लेकिन फिर वो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए ये तो लहसुन तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को फायदा देता है, दालचीनी भी देती है, हल्दी भी देती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके गले को भी ठीक करेगी। ठीक है। ये आपने जस्ट खाना जो वक्त खाना है, अगर आप ये खा लें तो ये आपको बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इवन ये जो स्मोकर्स कफ होती है जिनको सिगरेट की वजह से ज़्यादा फेफड़े, उनकी कफ भी ठीक करता है, साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और फेफड़ों को साफ भी कर देता है। इसके अलावा एक हरीरा पहले बनाया जाता होता था, काइंड ऑफ हलवा सा आप कह लीजिए, ठीक है, कि उसके अंदर आटा, गुड़ और देसी घी और बादाम, मतलब आटे के अंदर आप थोड़ा सा गुड़ डालते थे, देसी घी में पकाते थे, कुछ बादाम इसमें काट के बारीक बारीक करके डाल लेते थे। तो इसको आप ना, जिस तरह वो सूजी का हलवा बनता है ज़रा पतला पतला सा, जिसको आप चमचे से पी भी सकें, तो ये गरम गरम हलवा पिया जाता होता था, पिलाया जाता होता था। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी भी बूस्ट करता था आपकी और दिमाग को भी ताकत देता था और साथ जो है वो आपका रेशा वगैरह भी निकाल देता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर तिब हकीम अम्मार सुलेमानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो तमाम टूटके हैं और ये ग़िज़ाएँ हैं ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि मौसम तब्दील होने वाला है और उस मौसम की तब्दीली के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, तो उससे जो एहतियाती तदाबीर थी वो भी हमने आज आपके साथ डिस्कस की हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक दिल दहला देने वाली कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि मोहब्बत की सच्चाई और गहराई को उजागर करती है। बरतानिया से आई ये कहानी एक ऐसे मियाँ बीवी की है जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और 68 साल की शादी के बाद उनकी मोहब्बत की आखिरी दास्तान भी दिल को छू लेने वाली है। बरतानिया में एक शादीशुदा जोड़ा जो 68 साल से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कर रहे थे, हाल ही में एक दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार हो गया। 92 साला फ्रैंक और 89 साला एन बेमंट ने अपने ज़िंदगी के तवील अरसे को एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारा, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक सदमे के साथ इम्तिहान में डाल दिया। एन बेमंट की मौत की खबर उस वक्त आई जब उनके शौहर फ्रैंक की हालत नाजुक थी और वह शदीद डेमेंशिया में मुब्तला थे। एन की मौत का सदमा इतना बड़ा था कि फ्रैंक भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और अपनी अहलिया की मौत की खबर सुनने के फ़ौरन बाद ही इंतकाल कर गए। उनकी मोहब्बत की शिद्दत और उनकी जुदाई का दुख उनके अजीज़ व अकारिब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। एन निस्बतन अच्छी सेहत में थी, लेकिन जब उन्होंने अपने शौहर की हालत देखी तो फिर उन्हें सदमा हुआ जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा बन गया।
इसके बाद जब फ्रैंक को उनकी अहलिया की मौत की खबर दी गई तो वो अपनी हालत की शिद्दत के बायस इस खबर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके और चंद ही घंटों के अंदर इंतकाल कर गए। नाज़रीन, मोहब्बत की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानी दिल किस कदर हसास होता है और एक दूसरे के लिए मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा लगाना भी कितना मुश्किल होता है। इस जोड़े की दास्तान एक सबक है कि मोहब्बत की असल तारीफ़ क्या होती है और किस तरह से एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं और हम देखते आए हैं कि किस तरह से जो ये लोग हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और जब एक अफसोसनाक हादसा इनके साथ पेश आया है तो उसके बाद फिर हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सके हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। हमने एक स्पेशल सेगमेंट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है पाक नेवी के अफसरान के साथ, वो ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज हम एक ऐसा तारीखी वाकया याद करने जा रहे हैं जिसने दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। आज हम बात करेंगे 1965 की जंग के दौरान पाक बहरिया के शानदार कारनामे ऑपरेशन सोमनाथ के बारे में, जिसने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद से ही हमारा प्यारा वतन भारत जैसे जुनूनी दुश्मन के साथ नबर्द आज़मा रहा है। सितंबर 1965 की एक तारीख रात में भारत ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की कोशिश की और बर्री, फ़ज़ाई और बहरी महाजों पर हमले किए। भारत की ख्वाहिश तो यही थी कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, लेकिन दुश्मन ये नहीं जानता था कि पाकिस्तानी अफवाज में जज्बा ईमानी और वतन की मोहब्बत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात पाक बहरिया ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया और भारत के नेवल बेस द्वारका पर हमला किया। इस हमले को ऑपरेशन सोमनाथ का नाम दिया गया। पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ इस मुहिम में शामिल थे, जिनमें PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान नुमाया थे। यह हमला भारत की बहरी ताकत के दिल पर किया गया था और पाक बहरिया ने सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को आग का ढेर बना दिया। पाक बहरिया की बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी तबाह हो गया, जिसने भारत की फ़ज़ाई निगरानी को भी ख़त्म कर दिया। और हैरत की बात यह है कि भारतीय जंगी जहाज़ मैसूर और तलवार करीब ही मौजूद थे, लेकिन वो पाक बहरिया के शदीद हमले के जवाब में कोई हरकत करने से कासिर रहे। भारतीय नेवी को इतना खौफ था कि वो जंग की बाकी मुद्दत अपने जहाज़ बंदरगाहों में ही छुपाए बैठे रहे। ऑपरेशन सोमनाथ ने न सिर्फ भारत की बहरी ताकत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसने पाक बहरिया की बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। ये वो लम्हा था जब भारत को मालूम हुआ कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझना उसकी बहुत बड़ी भूल है। नाज़रीन, आज हम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत की है। पाक बहरिया का ये कारनामा हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है और हमें फ़ख्र है कि हम ऐसी बहादुर अफवाज के वारिस हैं। इसी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी से कैप्टन रेहान ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान नेवी से लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला भट्ट हैं और सर्जन लेफ्टिनेंट सिमोन नदीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तीनों। आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ऑपरेशन सोमनाथ पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप हमें डिटेल ब्रीफिंग दीजिएगा कि उस वक्त हमने देखा था कि पाकिस्तान को भी आज़ाद हुआ 18 साल का कलील अरसा हुआ था। दुश्मन के जहनों में ये था कि पाकिस्तान की जो तैयारी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, जो जंगी तैयारी उस वक्त थी, जो जंगी काबिलियत उस वक्त थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी हमारी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस टुडे। आपने उस ऑपरेशन की डिटेल्स तो माशाल्लाह आप कवर कर दी हैं पूरी। जैसा आपने कहा, उस वक्त आज़ादी को 18 साल ही हुए थे और दुश्मन का ख्याल यही था कि शायद ये नौमौलूद मुल्क जो है ये अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगा। हमारा जो जंगी साजो सामान था उसकी भी कम वेश कुछ हालत इसी तरह की थी। वो लेगेसी इक्विपमेंट था जो आज़ादी के साथ ही हमारे हिस्से में जो आया था वो हमें मिला था। उसके साथ साथ हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए इस खित्ते में सबमरीन एक एक्वायर की थी, जो कि पहली सबमरीन थी। ऑल्दो कि जंग में उसने बहुत मेजर रोल प्ले नहीं किया, लेकिन उसने कॉग्निटिव डोमेन में बहुत रोल प्ले किया। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से दुश्मन जो है छुपा बैठा रहा। तो ऑपरेशन सोमनाथ में जो कुछ हमारे पास था उसका 90% हमने अपना एसेट यूज़ किया उसके अंदर और एक एग्रेसिव ऑपरेशन दुश्मन के पानी में लॉन्च किया। हमारे साइज़ और हमारे फोर्स के कॉन्स्ट्रक्ट के हिसाब से एक बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था कि इस कदर फोर्स को आप गैम्बल करें, सॉर्ट ऑफ इट वाज अ गुड गैम्बल, जिसके नतीजे में जो हमारा ऑपरेशनल टास्क था वो अचीव कर लिया गया। और कौमों की तारीख में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को ये मौका मिलता है कि वो कुछ कर गुजरे। तो मैं सलूट पेश करता हूँ अपने उन एंसेस्टर्स को, उन ऑफिसर्स को, उन बहादुर जवानों को जिन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार किया और हमारे लिए इतनी अच्छी लेगेसी छोड़ी कि आज भी हम उस वाक़े को याद करते हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है।
बेशक ऐसी है। अच्छा सिमोन साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमेशा से ये बात आज भी की जाती है, पहले भी की जाती थी कि हम तादाद में कम हैं, लेकिन जो जज्बा ईमानी पाकिस्तान आर्मी के पास हम देखते हैं, पाकिस्तानी अवाम में वो देखते हैं, उसका हमने बहुत बार मुजाहरा भी देखा है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है तो जो हमारी अवाम है वो भी शाना बशाना खड़ी हो जाती है पाक फौज के साथ। जिस तरह से अभी थोड़े दिन पहले मैं खुद चविंडा के महाज पर गया था, जो कि बरी जो हमारी एक वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, लैंड जो फाइट हो रही थी, वो एक सबसे बड़ा महाज बना था, टैंकों का कब्रिस्तान बना था। वहाँ पर भी लोगों से मेरी जब बात हुई है, आज भी जो उनके जज्बे हैं वो वैसे ही हैं, वो अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेटने को आज भी तैयार है। जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तानी अवाम में जज्बे की कमी नहीं है। हम लोग 313 हों या 1000 हों, हम लोग जो है वो दुश्मन के दिलों पर धाक बिठा सकते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम में इतना जोश और जज्बा है कि वो अपने अफवाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी महाज पर अपने वतन की हिफाजत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अब्दुल्ला, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने देखा कि विदिन 4 मिनट्स जिस तरह से नेवल बेस को आग का ढेर बना दिया गया, द्वारका स्टेशन जो उनका था, जिससे एक बहुत बड़ा हमने देखा कि वहाँ पर डैमेज क्रिएट किया गया, और फिर उसी का इफेक्ट था कि वो एक जिसे कहते हैं ना कि दुश्मन उससे हमले से निकल ही नहीं सका और वो किसी तरह से भी वापसी नहीं कर सका। वो आप समझते हैं कि उस टाइम पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? अनवर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें थोड़ा सा फोर्स कंपैरिजन पे बात करनी चाहिए ऑपरेशन द्वारका में बात करने से पहले। तो दुश्मन हमसे 5 गुना साइज में बड़ा था। उसकी नेवी में मॉडर्न डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स थे, एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि अभी भी पाकिस्तान के पास नहीं है, और एक क्रूज़र शिप था जो कि बहुत ही जदीद हथियारों से लैस था। ऑपरेशन द्वारका का जो ऑपरेशनल कामयाबी तो थी ही पाकिस्तान की, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी एक साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डोमेन में थी कि इंडिया जो था वो अपने इस जोन में बैठा था कि हम एक बहुत बड़ी नेवी हैं, एक छोटे मुल्क की नेवी हम पे अटैक करना तो दूर, वो इस बात का सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब पाकिस्तान नेवी ने सक्सेसफुली ऑपरेशन सोमनाथ कंडक्ट किया, उनके एक नेवल स्टेशन को तबाह किया, रडार स्टेशन को, तो उसके बाद इंडियन नेवी एक ऑपरेशनल पैरालिसिस की फेज में चली गई। वो स्टन्ड रह गए कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उस वजह से फिर वो पूरे जंग के ड्यूरेशन में वो अपने सिर्फ पोर्ट्स तक महदूद रहे और बाहर आने की जुर्रत नहीं की। पाकिस्तानी जो बहरी जहाज़ इस हमले में इस्तेमाल हुए, उन्होंने वापस आके बाकायदा वो पोर्ट्स पे नहीं आए, खुले पानी में जाके अगेन इंडियन नेवी को उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन इंडियन नेवी वहाँ से भी मौका वारदात से गायब थी, बिल्कुल नहीं पहुँची। ठीक है। अच्छा रेहान साहब, जिस तरह से हम ये देखते आए हैं कि वक्तन फ़वक्तन फिर पाकिस्तान की हम देख रहे हैं जो फोर्सेस हैं, ज़ाहिर बात है उसमें बेहतरी भी आ रही है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। आज आप किस तरह से रेट करेंगे जो हमारी नेवी की तैयारी है आज की? मैं चाहूँगा कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से कि पाकिस्तान नेवी अब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की मज़ीद सलाहियत रखती है। ऑब्वियसली ये हम भी जानते हैं क्योंकि तकरीबन 60 साल का अरसा गुजर चुका है इस वाक़े को। आज आप हमारी तैयारी किस तरह से देखते हैं? ये एक बीच में पीरियड ऐसा आया था 90s ऑनवर्ड, जब लोगों को पता है कि कुछ ऐसे सैंक्शंस थे और हमारा मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा था कि उसमें जंगी साजो सामान की शदीद किल्लत वाक़या हो गई थी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में हमारी क़यादत ने परसू किया इस चीज़ को और हमारा साइज़ जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो गया है। अगर आप नंबर ऑफ इंक्रीज़ कर चुके हैं, जिसके अंदर मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं और भी जंगी साजो सामान है जो टेक्निकल नेचर का है, जो हमने एक्वायर कर लिया है। तो हमने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एज थी उसको मेंटेन रखा हुआ है, जो हमारा रोल है विच इज़ डिफेंसिव इन नेचर। हम आज भी वो कुव्वत रखते हैं कि हम अपना जो डिफेंस, जो टास्क हमें दिया गया है वो हम बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सिमोन साहब, जिस तरह से आप सर्जन के तौर पर हैं, पाक नेवी में इस वक्त मौजूद हैं, कैप्टन साहब हैं, वो ऑपरेशनल साइड को देखते हैं। अगर हम अब्दुल्ला साहब की बात करें, वो एजुकेशन साइड को भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम डिपार्टमेंट्स पर भी काम करना। जब भी बात होती है वो हम बात करते हैं फाइटर्स की बात करते हैं, शोहदा की बात करते हैं, यकीनी तौर पर जो लोग बैक एंड पर भी मौजूद हैं, जिस तरह से आप लोग भी हैं, आप क्या समझती हैं ये रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देखें यहाँ पर जो हर फील्ड है वो कोई भी आप नहीं कह सकते कि वो बैक एंड कम नहीं है किसी से, बिल्कुल ऐसे कोई भी बैक एंड पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक वॉर जोन एरिया चल रहा है, हमारे जो फौजी हैं वो पहली सफ़ों में लड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आपको तिब्बी इमदाद भी ज़रूरी होती है उस चीज़ के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने ऑफिस में बैठ कर काम कर रहे हैं। अगर आपने फ़ौज ज्वाइन की है तो आपको फील्ड में जाना पड़ता है, या आपकी उसमें ऑनर है आपके लिए एक चीज़, और आपके सर्विसेज में ये चीज़ शामिल है, आपको पता होता है हर चीज़ का, तो फिर आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है।
अच्छा अब्दुल्ला, आप किस तरह से देखते हैं, जब से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है उसके बाद से तो हमने देखा कि कभी भी कोशिश भी उस तरह से नहीं की गई है, कभी आए भी हैं, एक दो दरख्त गिरा गए हैं और फिर उसका भी जवाब जिस तरह से एयरफोर्स ने दिया हमने देखा, बड़ा ज़बरदस्त वो रहा अभिनंदन वाला जितना भी एपिसोड था। द टी वॉज फैंटास्टिक और वो हमेशा से उन्हें याद रहेगा। 1965 की भी जब मैंने कुछ वाक़यात चविंडा के लोगों से वहाँ पर पूछे थे, वहाँ भी यही बताया गया कि आए और कुछ दरख्त गिरा कर चले गए। हमेशा से हमने देखा है कि एक तो रात की तारीकी में हिंदुस्तान हमला करता है और हमेशा इंटरनेशनल कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी की जाती है और उसके बाद फिर अपनी शिकस्त को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? आलमी मुबस्सिरीन भी आए, उन्होंने भी पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान का कितना लॉस हुआ था बालाकोट में, और हिंदुस्तान का भी देखा जो हिंदुस्तान का MiG-21 आई गेस था, तो वो किस तरह से पाकिस्तान की वो तहवील में रहा। अनवर साहब, स्पेशली आफ्टर न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया, अब यहाँ पे एक फुल स्केल वॉर की कोई भी जगह नहीं है और ये दुश्मन हमारा बखूबी इस चीज़ को समझता है। बिकॉज अगर फुल फ्लैज वॉर पे जाते हैं तो फिर देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द आर्म्स एंड द इक्विपमेंट यूज्ड। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दैट कैन क्रिएट हैवक, और इस चीज़ को हमारा एडवर्सरी भी समझता है कि व्हाट द पाकिस्तान एटॉमिक पावर कैन डू। तो इसलिए वो अपने इस अम्ब्रेला के नीचे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे नीचे थोड़ा सा टैक्टिकल गेन्स के लिए बार बार कोई इस तरह की शरारत करता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि अभिनंदन वाली एपिसोड तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने भी चाय भी नहीं पूछेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा रेहान साहब, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से तमाम ऑपरेशनल जिम्मेदारियाँ भी आप देखते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर हमारे साथ करना चाहें अगर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 30 साल से ज़्यादा पर मोहित है करियर। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस जो नेवी में हासिल किए। प्रोफेशनल साइड पे मोस्टली मेरी जॉब रही, लेकिन दरसो तदरीस के साथ भी जुड़ा रहा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने 30 साल में आई कैन से जो नेवी का जो स्लोगन है वर्ल्ड वाइड, यू नो यू सी द वर्ल्ड, आई कैन से दैट आई हैव सीन द वर्ल्ड। बहुत सारी जगहों पर गया, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट किया नेवी को, और बहुत सारे दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ बातचीत की, और ये देखा कि हमारी जो कौम है और हमारे जो लोग हैं वो जज्बे में, इंटेलिजेंस में, इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं है। नो डाउट। शायद वो अपने एक्सपोजर की वजह से जिन लोगों को नहीं होता उनको ऐसे लगता है कि शायद हम में वो सलाहियत नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन हमारे इंटरेक्शंस के बाद हमें तो ये चीज़ नज़र आई कि हम बहुत बेहतर हैं बहुत सारे लोगों से। अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिन पे हम गए, वो हमें ऊपर देखते हैं कि यार आप लोग एक ऐसे सेल्फ डाउट का शिकार हैं हम, मेरा ख्याल है ज़्यादा। जी, सेल्फ डाउट जो है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और एतमाद के साथ। अच्छा, ये जितने भी लोग नेवी में हैं वो सब तो नहीं ऑब्वियसली समंदर की हदूद में फिर जाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं समंदर से दोस्ती या समंदर का एक डर वो रहता है फिर? जी देखें, समुंदर जो है वो इंसानों के लिए तो नहीं बना। इंसान एक खुशकी का जानवर है, डिज़ाइन उसका यही है कि उसने खुशकी पे रहना है। तो पानी में रहने के लिए इंसान को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एक्लिमेटाइजेशन की ज़रूरत होती है, और अपने दिल से वो खौफ दूर करने की ज़रूरत होती है। पानी की बहुत हैबत होती है, जैसे पहाड़ी के ऊपर से आपको हाइट से गिरने का भी डर होता है, उसी तरह से पानी के अंदर भी बहुत हैबत होती है। पानी के अंदर गिर जाने का खौफ होता है लोगों को। पानी के अंदर सरवाइव करना एक मुश्किल काम है, इसीलिए पानी की जंग को फोकियत भी दी गई। बिल्कुल, और बिल्कुल भी आसानी। अच्छा सिमोन साहिबा, मैं आपसे चाहूँगा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें पाक नेवी के हवाले से अपने पूरे करियर को लेकर। बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस, मैं ये कहूँगी कि ये मेरी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है आज तक की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा है। मैं ये कहूँगी कि मुझे ये मौका मिला कि मैं पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करूँ। जैसा सर ने बताया कि समंदर को देखना और वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। बेसिकली जब पाकिस्तान नेवल अकेडमी गई थी तब पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने कराची देखा था। और जैसा आपने कहा कि शिप पर हर कोई नहीं जाता, तो ऐसा नहीं होता। नेवी सबको एक्सपोज करवाती है। जैसे हम लोगों का भी जो शिप पर सेशंस होते हैं, हम लोगों को भी वो हर चीज़ से मुतारिफ़ करवाया जाता है, हमें भी वहाँ पर रहने के लिए कहा जाता है, तो वो हर चीज़ आपकी ट्रेनिंग में शामिल होती है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस में चाहूँगा आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उसके साथ साथ बहुत से लोगों के ज़हन में, मेरे भी ज़हन में सवाल आता है कि जो हमारी जो समुद्री हदूद है, किस तरह से उसका क्या पैमाना है कि अब से इंडियन हदूद तयन किस तरह से करते हैं कि अब से इंडियन हदूद स्टार्ट हो चुकी हैं, और सेकेंडली फिर हम ये भी देखते हैं कि
आखिर पाकिस्तान नेवी का जो किरदार है वो सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, जैसे बहुत से लोगों को भी बचाया जाता है, बहुत से जो माहीगीर हैं अगर वो कहीं फंस गए हैं उनको भी फिर निकालने का सारा काम सर अंजाम दिया जाता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम वॉर के लिए तैयारी करके बैठे हैं, रेस्क्यू का भी एक प्रॉपर जो इंतज़ाम है वो भी किया जाता है, उस हवाले से कॉन्फ्रेंसेज हैं, उस हवाले से वर्कशॉप्स हैं, वो भी की जाती हैं। जी बिल्कुल अनवार साहब, सबसे पहले आपके पहले सवाल की तरफ आऊँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरा यहाँ बैठे होना ही एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नेवी के साथ, बिकॉज मेरी 7 नस्लों में से कोई भी फौज में नहीं था। आई एम द फर्स्ट वन एंड नेवी प्रोवाइडेड मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एंड प्रोवाइडेड मी अ प्लेटफॉर्म। एंड अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि पाकिस्तान नेवी का रोल जो है, हमारी समंदरी हदूद स्टार्ट होती हैं क्रीक्स एरिया से लेके और ये जाती हैं जो कि सिंध में वाक़ है क्रीक्स एरिया से, क्रीक जिसका एक डिस्प्यूटेड रीजन है, और वहाँ पे पाकिस्तान मरीन्स पाकिस्तान नेवी की तरफ से बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिफा में पेशकदमी करते रहते हैं। दूसरा, यहाँ से स्टार्ट करके सिंध से होते हुए ये समुद्री हदूद जीवनी तक जाती हैं जो कि गवादर से भी आगे ईरान के साथ बॉर्डर पे वाक़ है। तो ये तकरीबन 1001 किलोमीटर जो है लंबी हमारी कोस्टल लाइन बनती है। तो इसमें फिर पाकिस्तान नेवी के 2 तरह के रोल हैं, एक पीस टाइम रोल्स हैं और दूसरे वॉर टाइम रोल्स हैं। वॉर टाइम में तो दिस इज क्रिस्टल क्लियर दैट टू डिफेंड द पाकिस्तान कोस्टल फ्रंटियर्स एट एनी कॉस्ट, वेल पीस टाइम में हम और बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, हमारी इंगेजमेंट्स ऐसी हैं, हम ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी विद कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे शिप्स जाते हैं गुडविल विजिट्स के लिए अफ्रीका में, गल्फ कंट्रीज़ में, और उसके अलावा दूसरे जो आपने बात कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, वो भी पाकिस्तान नेवी का एक खासा है। इसके अलावा हम एंटी पायरेसी और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस भी है जो वो पाकिस्तानी नेवी उसमें महारत रखती है, और हम ये सारा कुछ इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अपनी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन रेहान ताए, लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला बट, सर्जन लेफ्टिनेंट समोन नदीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।